Good afternoon, everyone. Welcome back to Old Time Study with Astha. In the previous video, we discussed about the persons disqualified by law. In this video, we will discuss about contract of indemnity. Don't forget to subscribe. If you have any doubt regarding the topic, then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problem and queries. And watch till the end. So let's start with today's topic, which is contract of indemnity. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है वो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है. जस्ट लाइक आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एजेंसी, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, फिर हमारी बात आती है कि जो इंडेमिनिटी है इसका मतलब क्या होता है. जो ये वर्ड इंडेमिनिटी है इसका लिटरली मीन क्या होता है. इसका मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और कंपनसेशन. ठीक है, it has two meaning which is security against loss और compensation. इसमें क्या होता है कि जो वन पर्सन है वो दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर तुझे लॉस होगा मेरे वजह से या फिर दूसरे किसी अदर पर्सन की वजह से कोई लॉस होगा तो उसके अगेंस्ट मैं तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा या फिर कंपनसेशन दूंगा. ठीक है, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस. वन पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि मैं तुझे उस लॉस से सुरक्षित करूंगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करूंगा, इंडेमनीफाई करूंगा. ठीक है, जो या तो मेरे कारण हो या फिर किसी अदर पर्सन के कारण हो. ठीक है, ये दो बातें कहता है वो. ओके, सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वो लॉस होता है. तो जो लॉस है वो लॉस आपका साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त लिखा होगा कि वो किस लॉस से आपको इंडेमनीफाई करेगा, क्योंकि लॉस तो हमारी डेली लाइफ में होता रहता है, राइट. तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि वो किस टाइप के लॉस से आपको इंडेमनीफाई करेगा. और इसमें ये भी होता है कि अगर लॉस हो रहा है तो वो आपको इंडेमनीफाई करेगा और लॉस नहीं हो रहा है तो आपको इंडेमनीफाई नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिपेंड एक कंडीशन पर. वो कंडीशन क्या है? लॉस है, राइट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज पार्टीज. अभी हमने बताया कि इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा अगेंस्ट लॉस और कंपनसेशन प्रोवाइड करूंगा, राइट. तो इसमें कितनी पार्टीज हुई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज टू पार्टीज, दो पार्टीज होती है. जो कहता है कि मैं तुम्हारा लॉस बियर करूंगा उस पार्टी को बोलते हैं प्रोमिसर या फिर इंडेमनीफायर, जो कि फर्स्ट पार्टी होती है. और सेकंड, जिसका लॉस बियर किया जा रहा है, जिसका लॉस कवर किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोमिसी, इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर. A person who promises to bear the loss is known as indemnifier. जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा लॉस बियर करूंगा उसे बोलेंगे हम प्रोमिसर. और जिसका लॉस रिकवर किया जा रहा है, whose loss is covered, उसे बोलेंगे हम इंडेमनीफाइड और प्रोमिसी. ओके, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का. इसमें हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, बाकी सारे टाइप के इंश्योरेंस लेंगे जिसमें एक पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि वी विल इंडेमनीफाई यू अगेंस्ट द लॉस, वी विल प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस, वी विल कंपनसेट यू, राइट. ऐसे ही बोलती है ना. और किसके अगेंस्ट? जैसे कि आप कार के अगेंस्ट कर रहे हैं तो कार के अगेंस्ट जितने भी लॉस होंगे, डैमेजेस होंगे, राइट. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि कार के अगेंस्ट हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन हो गया? प्रोमिसर हो गया, जो कि आपको प्रोमिस कर रहा है टू बियर द लॉस, राइट. और जो पर्सन है जो हमारी पॉलिसी ले रहा है वो हो गया आपका प्रोमिसी, जिसका लॉस रिकवर किया जा रहा है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो बातें जरूर पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज टू पार्टीज होती है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. प्रोमिसर जो लॉस बियर कर रहा है और जिसका लॉस बियर किया जा रहा है उसे प्रोमिसी बोलते हैं. सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरा का पूरा लॉस के ऊपर ही मतलब रिवॉल्व होता है, सब्जेक्ट मैटर ही लॉस है. कि जो वन पर्सन है वो दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर तुझे लॉस होगा तो मैं तुझे इंडेमनीफाई करूंगा, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस प्रोवाइड करूंगा या फिर कंपनसेशन प्रोवाइड करूंगा. इन सबका एक ही मीनिंग हो रहा है. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोमिसर जो है उसकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है
किसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज हो रही है? प्रोमिसी के अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज हो रही है ना, कि मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा जब लॉस होगा, राइट। तो लायबिलिटी अराइज हो रही है कि व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, प्रोमिसर की लायबिलिटी कब अराइज होती है? वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है टाइम ऑफ कमेंसमेंट के बारे में, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट के अनुसार अलग अलग रूल्स होते हैं। ओके, तो इसमें 2 रूल्स आपके गिवन है। फर्स्ट इज, अगर प्रोमिसी को लॉस हो जाता है, राइट, तो उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, लेकिन प्रोमिसर तब तक लायबल नहीं है, प्रोमिसर इज नॉट लाइबल अंटिल द इंडेमनीफाइड सफर्ड द लॉस, जब तक उसे लॉस नहीं होता है, जब तक वो लाइबल नहीं है। ओके, ये हो गया कि कब लाइबिलिटी अराइज होगी, जब उसे लॉस होगा। सेकेंड, प्रोमिसर क्या है? प्रोमिसर इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफायर कैन कंपेल, वो उसे कह सकता है भाई तू लॉस कर ताकि मैं अपनी लायबिलिटी से जल्दी छुटकारा पा सकूं, राइट। तो आप प्रोमिसर हो, तो आप प्रोमिसी को कह सकते हो कि आप जल्दी से जल्दी कुछ लॉस करो ताकि मैं अपनी लायबिलिटी से छुटकारा पाऊं। तो दिस इज व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस। 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज, जब लॉस होगा तब लायबिलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सेकेंड, अगर नहीं हो रहा है लॉस तो आप उसे कंपेल कर सकते हैं प्रोमिसी को कि भाई तू लॉस कर ताकि मैं अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाऊं। तो जब तक लॉस नहीं होगा, जब तक वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। देन एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एसेंशियल्स एंड फीचर्स वी कैन से। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसमें 2 पार्टीज होती है, डेफिनेटली 2 पार्टीज होती है। द फर्स्ट इज प्रोमिसर एंड सेकेंड इज प्रोमिसी। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लॉस होता है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ही है, लॉस ही है, सब कुछ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही है इस कॉन्ट्रैक्ट का। देन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक्सप्रेसली भी बनाया जा सकता है और इम्प्लाइडली भी बनाया जा सकता है। ओके, एक्सप्रेसली मीन्स वर्बली और रिटर्न में बना सकते हैं, और इम्प्लाइडली मीन्स इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। फिर आपका आता है फोर्थ फीचर्स, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एक एसेंशियल्स होते हैं, जस्ट लाइक फ्री कॉन्सेंट, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। तो जो एसेंशियल्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो सारे एसेंशियल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी होने चाहिए। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फ्री कंसेंट से बनाना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट। तो ये सारे एसेंशियल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी होने चाहिए। देन वी हैव डन द लायबिलिटी। उसके बाद कुछ राइट्स होते हैं आपके प्रोमिसी के, जो सेक्शन 125 में डिस्क्राइब किए गए हैं। दे आर राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन ए सूट, राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग द सूट, राइट टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज एंड राइट टू sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, ए एंड एक्स। एक्स जो होता है, एक्स ए की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। ए बहुत बार समझाता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा मत करो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, ऐसा मत करो प्लीज एंड प्लीज, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्स उसकी बात नहीं मानता है और उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता है, ठीक है। वो कुछ कर नहीं सकता है ए, तो ए अपने फ्रेंड के पास जाता है, बी के पास, और अपनी सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मेरी प्रॉपर्टी डिटेन कर ली। ओके, तो बी बोलता है ओके तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ कि तू मुकदमा दायर कर, सूट कर, और तुझे जो भी लॉस होगा, जो भी डैमेजेस होगा, उसकी अगेंस्ट में तुझे इंडेमनीफाई करूंगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन रहा है बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पे जो बी है, बी कौन है, प्रोमिसर है, जो प्रोमिस कर रहा है कि जो भी तुझे लॉस होगा उसको मैं बियर करूंगा, ठीक है। और ए कौन हो गया यहाँ पे, प्रोमिसी हो गया, राइट। तो वो बोलता है कि वो साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में कह देता है कि आई विल इंडेमनीफाई यू अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग्स, लॉयर्स फीस एंड अदर ऑल, जो भी आपका लीगल जो भी होता है, ओके, उन सब में मैं तुझे इंडेमनीफाई करूंगा। ओके, तो इसमें ए का राइट होता है कि अगर बी उसे वो पैसे नहीं देता है, उन डैमेजेस के खिलाफ पैसे नहीं देता है, तो वो बी से वो पैसे वापस ले सकता है, बिकॉज उसका वो राइट है, विच इज अवर फर्स्ट राइट, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन ए सूट। वो सारे डैमेजेस लेने का, रिकवर करने का उसके पास राइट है जो कि उसने
मुकदमा दायर करते वक्त या फिर मुकदमा दायर करने के बाद जो भी उसे खर्चे हो रहे हैं, ओके। लेकिन मान लीजिए कि भाई वो उसमें आ रहा है, कोर्ट में आ रहा है, तो रोज टैक्सी कर कर ला रहा है, तो ऐसे कुछ लॉस में ऐसे कुछ डैमेजेस वो पे नहीं करेगा। कौन? बी। वो सिर्फ वही डैमेजेस पे करेगा जो, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे, जैसे लीगल प्रोसीडिंग, लॉयर की फीस एंड अदर ऑल, ओके। तो इसमें क्या हो गया कि बी के कहने पर उसने मुकदमा दायर किया, तो बी हो गया प्रोमिसर एंड ए हो गया प्रोमिसी, ओके। फिर एक्स क्या करता है? एक्स वाई को बता देता है सारी बातें। तो वाई बोलता है ठीक है, तो उस केस को डिफेंड कर, डिफेंड द केस और आई विल एंडेमनीफाई यू, मैं तुझे एंडेमनीफाई करूंगा, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो यहाँ पे वाई कौन हो गया? प्रोमिसर हो गया, एंड एक्स कौन हो गया? प्रोमिसी हो गए। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन रहे हैं बिटवीन ए एंड बी एंड एक्स एंड वाई, राइट। तो अगर एक्स को जो भी डैमेजेस होंगे जब वो डिफेंड करेगा सूट को, जैसे लाइक लॉयर की फीस या लीगल प्रोसीडिंग्स में जो भी खर्चा होगा, डैमेजेस होंगे, वो सारे उसे रिकवर करने का अधिकार है, विच इज अवर सेकेंड राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग द सूट। जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है इन डिफेंडिंग द सूट, प्रोमिसी को अधिकार है उन सबको रिकवर करने का, राइट। अब आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पर, हमसे कंटिन्यू करते हैं। आई मीन तो अगर मान लीजिए फिर मान लो इसने डिफेंड करना शुरू कर दिया, इसने अपना मुकदमा दायर कर दिया, तो ए एक्स बी वाई ये डिसाइड करते हैं आपस में डैट हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, सेटलमेंट मनी दे लेंगे, बाहरी कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही खर्चा होगा, राइट। तो ये जो ये सेटलमेंट मनी देंगे, राइट, तो सेटलमेंट मनी मान लो ए को देनी पड़ जाए या एक्स को देनी पड़ जाए, राइट। तो इसमें जो सेटलमेंट मनी है या कॉम्प्रोमाइज करते वक्त उन्हें जो भी डैमेजेस होंगे उन्हें भी रिकवर करने का उन्हें पूरा अधिकार है, जो कि हमारा थर्ड राइट कहता है, राइट टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। जो हमने कॉम्प्रोमाइज के अंडर पे किए हैं पैसे, वो सारा हमें रिकवर करने का पूरा अधिकार है। हमें का मतलब है यहाँ पर प्रोमिसी को, ओके, क्योंकि प्रोमिसी के राइट्स हैं। देन फोर्थ राइट इज राइट टू sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आपने लिखी थी कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि मैं आपको इन परफॉर्मेंस के लिए आप मुझे, अगर मैं इन परफॉर्मेंस के खिलाफ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करूँ ना, तो आप मुझे स्यू कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें बी बोलता है कि आप मुझे मैं आपको एंडेमनीफाई करूंगा अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग एंड लॉयर फीस, ओके। अगर बी ये सब इसे प्रोवाइड नहीं करता है, डैमेजेस जो हुए हैं उसके अगेंस्ट, तो वो उसे स्यू कर सकता है। तो ये आपका फोर्थ राइट बोलता है, राइट की स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने लिखी थी, अगर आप मुझे वो डैमेजेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उस डैमेजेस का कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको स्यू कर सकता हूँ अगेंस्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके। तो दीज आर द फोर राइट्स जो प्रोमिसी के पास होते हैं, इंडेमनिटी होल्डर के पास होते हैं। द वेरी वन इज पेड इन अ सूट डैमेजेस, रिकवर इन डिफेंडिंग द सूट, सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके। सो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म होता है। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अच्छे समझ में आया होगा। And if you have any doubt regarding the topic, then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problem and queries. Thank you very much. Bye bye.